तो टेल मी फर्स्ट टॉपिक, जहां तक हम लोगों ने डील कर दिया था उसके बाद बोलो पहला टॉपिक क्या है। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस टॉपिक को अगर डील करोगे तो हमने देखा था इंस्टीट्यूशन का मतलब, देखो पहले के टाइम में मैंने बताया था कि बिफोर 1774 चले जाओ। 70, मैं पेज नंबर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, मेरे को पहले सुन लो, उसके बाद हम लोग आपके टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। देखो कहने का मतलब है कि चलो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर लो, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखा था कि वहां पे सारे के सारे पावर जो थे वो किसी एक बंदे के हाथ में थे। एक बंदे के हाथ में थे मतलब लुइस 16, जो कि पूरे देश को अपने तरीके से वो गवर्न करता था पर बट आगे चल के उस वहां से बहुत सारे फिलोसफर्स आए। उन फिलोसफरों में एक और फिलोसफर का नाम है जिसको हम लोगों ने मॉन्टेस्क्यू बोला। उसकी फिलोसफी क्या थी भाई, ऑल द पावर शुड नॉट बी अवेलेबल इन अ सिंगल हैंड, मींस इन सेंटर में सारे पावर्स नहीं होनी चाहिए, पावर शुड बी डिवाइडेड। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का ये पॉइंट जो था उसने दिया हम लोगों को, जिसको आज पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है। फिर अब आगे चलो, छोटा एग्जांपल इसलिए आपने क्या किया, आपके देश में हमने क्या किया वो भी था, लेकिन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच का पावर का डिवीजन भी किसने बताया, ये तो मॉन्टेस्क्यू ने बताया था। तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो इसमें हम लोग तीन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं मेन, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो लेजिस्लेचर की बात हम लोगों ने देखा था क्या, इसका काम ही है फॉर्मेशन ऑफ लॉ। फॉर्मेशन ऑफ लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन। और जुडिशरी का काम है जस्टिस और इनजस्टिस। इनजस्टिस को देखते हुए टू मेंटेन द बैलेंस, टू प्रोवाइड जस्ट, मतलब जस्टिस और इनजस्टिस की बात कहां पे होगा, तो जुडिशियल सिस्टम में। अब आगे आपने लेजिस्लेचर, इसके दो पॉइंट, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा, हम लोग ने बार बार डिस्कस किया है कि लोकसभा इसको हम लोग लोअर हाउस भी कहते हैं, राज्यसभा इसको हम लोग अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, राज्यसभा के मेंबर रिटायर्ड होते हैं। लोकसभा के पास मोर पावर होता है, इनके पास लेस पावर इन द कंपैरिजन ऑफ लोकसभा। प्लस ये पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ये नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके मेंबर एक पर्टिकुलर अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं यहाँ से अगर वो डिसॉल्व होते तो वो फिर से एक बार री इलेक्टेड हो सकते हैं, फिर से वो लीडर बन सकते हैं, मतलब यहाँ पे चांसेस है, इसीलिए इसको हम लोग टेम्पररी बोलते हैं, ये टेम्पररी है। और ये जो है राज्यसभा के जो मेंबर्स है एक बार रिटायर्ड होते तो फिर दोबारा वहां पे कभी नहीं जाएंगे, इसलिए इसको हम लोग परमानेंट कहते हैं। डन, ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। देखो लोग अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने घर में क्या होता है कि हमारे घर में जिन बच्चों का जन्म होता है
उनमें जो पहले होते हैं बच्चे जो होते हैं उन लोग हम लोग छोटे छोटे कहना शुरू कर देते हैं। छोटू का मतलब ये थोड़ी ना कि उसके बाद जिन बच्चों का जन्म होगा उस फैमिली में वो बड़े हो जाएंगे अगर उसका नाम छोटू पड़ गया तो इसको लोअर हाउस कहा जाता है, ठीक है, बट ये मोर पावरफुल होता है इन द कंपैरिजन ऑफ राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव की बात करोगे तो इसमें भी दो आपके आ जाएंगे, एक सिविल होते हैं, एक पॉलिटिकल होते हैं। तो सिविल की बात करोगे तो इनके पास क्वालिटी है, इनके पास मेजॉरिटी है, इनके पास ये सिलेक्टेड होते हैं, ये भैया इलेक्टेड होते हैं, ये रिटायर्ड होते हैं, ये लोग डिसॉल्व होते हैं, लेस पावर, इनके पास भैया मोर पावर। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, किरण बेदी नाम सुना है, इसका एग्जाम्पल राबड़ी देवी। तो ये दोनों के बीच का एग्जाम्पल है, सिंपल सा पॉइंट है। डन एवरीवन? बैटरी को डिस्चार्ज कर दिया, हो जाएगा। अब देखो ये जुडिशरी सिस्टम जो है इसको भी 3 भागों में आपने डिवाइड किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। फिर इन तीनों को हमने क्या किया, ऐड करके 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक है सिविल कोर्ट और एक है क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट का मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मैटर को देखा जाता है, यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी, अलग अलग तरह के जो क्राइम्स होते हैं उनको देखा जाता है, चेकआउट किया जाता है। तो ये है इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, जिनके अलग अलग तरह से समझने की हम लोगों ने वर्कआउट किया है। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब क्या है? ये ये आपके देश का नहीं है, हमारे कंट्री का नहीं है, ये इंटरनेशनल अथॉरिटी की बात। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, अगर 2 बंदों के बीच में कोई टकराव होता, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, तो वो लोग सबसे पहले छपरा कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। वहां से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते तो वो हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। फाइनल सुप्रीम कोर्ट में आपको सेटिस्फाइड होना ही है, वहां पे कोई फर्क नहीं है। बट आईसीजे का पॉइंट आपने देखा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करोगे तो ये ऐसा कोर्ट है जिसमें एक कंट्री का केस दूसरे कंट्री का केस, मतलब एक विद इन अ कंट्री अगर 2 बंदों के बीच का फाइट है तो वो लास्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। बट अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई, जैसे मैं अभी देख लो कुलभूषण यादव की बात कर लो, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, पाकिस्तान ने उनको अरेस्ट कराया कि भाई ये जो है बंदा ये क्या है, ये आतंकवादी टेररिस्ट था, हमारे देश में टेरर फैला रहा था। दूसरी तरफ आपके देश की सरकार बोले कि नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, वो बिजनेसमैन है, ईरान में बिजनेस कर रहे थे, वहां पे उसको क्या किया, किडनैप किया उसको, टेररिस्ट पता नहीं पोस्ट की जा रही है। तो एक देश का दूसरे देश का टेंशन, अब ये कहाँ पे, अब हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट में तो होगा नहीं, ये फिर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में तो होगा नहीं, तो ये कहाँ पे जाएगा, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और वहां पे अलग अलग दोनों देश के अपने अपने वकील हैं जो कि वहां पे अपने मुद्दों को रखेंगे और वहां पे फाइनलाइज होगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये एक देश का दूसरे देश का जो टेंशन, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये सब केसेस इंटरनेशनल आईसीजे में जाते हैं। सुबह को समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े। अब देखिए वहां पे किस देश के जज होते हैं, तो क्लियर है कि अब जजमेंट की, अब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में किस स्टेट का जज होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में किस स्टेट का जज होता है, हमारे देश में प्रधानमंत्री किस स्टेट के होते हैं, ये सब चलेगा क्या? अब जिसके पास एबिलिटी है वो वहां पे जा सकता है। तो ज्यादातर मैक्सिमम समझ लो कि यूरोपियन कंट्रीज,
यूएन के जो मेंबर्स हैं उन्हीं के जज होंगे, यूएन के जो आपके मेंबर्स हैं उन्हीं के जज होंगे। अब ये तो नहीं कि हमारे देश से कोई, लेकिन वो एडवोकेट तो हमारे देश के भी वहां पे मौजूद है, वकील है। हो जाएगा ये सारे पॉइंट्स बोर्ड पे जो मैंने लिखा है, ये क्लियर हुआ आप लोग को? चलो और टॉपिक बोलो, टॉपिक टॉपिक बोलो, टॉपिक टॉपिक टॉपिक। 5% बैटरी चार्ज। भैया टॉपिक बोलो, बुक देखो, बुक पे टॉपिक बोली मेरे को। Sir, how is a major policy decision taken? Yeah. मेजर डिसीजंस बीइंग टेकन। अब देखो कहने का मतलब है, छोटा एग्जांपल देखो, आपके स्कूल में मेजर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। एक छोटा एग्जांपल देखो, आज आपके अनुष्का के स्कूल को अब रीओपन करने की बात की जा रही थी, तो इनके डायरेक्टर ने क्या किया, सारे टीचर्स को बुलाया और सारे टीचर्स को पॉइंट क्या है कि स्कूल जो वो क्या है, वो एक तरह का फैमिली है। अब ऐसा तो नहीं है कि वहां का जो डायरेक्टर या फिर जो प्रिंसिपल वो किसी भी तरह के डिसीजन को पब्लिक के ऊपर थोप सकता है, स्टूडेंटों के ऊपर थोप दे या फिर टीचर्स के ऊपर थोप दे। तो करना क्या है कि अगर स्कूल एक फैमिली है तो सारे बंदे उसके मेंबर्स हैं, तो आपको कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो पहले क्या करना होगा कि आपके जितने भी मेंबर्स हैं सबको बुलाइए, सबके साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, मीटिंग में सबकी राय को देखिए। अगर 10 टीचर्स है तो 8 टीचर बोल रहे कि ठीक है फिर कल से ओपन कर दीजिए, और 2 टीचर बोल रहे हैं नहीं मत कीजिए। बात किसकी होगी? मेजोरिटी की होगी, मेजोरिटी की बात यहाँ पे मानी जाएगी। तो कंडीशंस क्या है कि इसी तरीके से आपके देश में भी पॉलिसी जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो ऐसा नहीं कि मोदी जी सो के उठे और सुबह सुबह कोई रूल बोल दिया, वो रूल आपका बनकर तैयार अप्लाई हो गया। उस डिसीजंस के लिए पहले पॉलिसी चाहिए। जब मैं देखो छोटा क्या बोल, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी की बात की गई, तो न्यू एजुकेशन जो आपके यहाँ सिस्टम जो आ रहा है, जो NEP जो आ रही है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपने किया होगा संविधान में लिख दिया उसको कल अप्लाई कर दिया आपने। अगर कल से अप्लाई करने वाली बात होती तो अभी तक तो अप्लाई कर दिया गया होता। यस कि नो? पर कंडीशंस क्या है कि पहले ये बिल के रूप में आपके पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा, फिर उसके ऊपर डिस्कशन चलेंगे। आपको पता है ना कि कैसे बिल को एक्ट के रूप में बदलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग। यस कि नो? टेल मी फास्ट। तो पहला आपने क्या करा कि वो जो NEP न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो है, इसको आप क्या करोगे, बिल के रूप में आप प्रेजेंट करोगे। कहाँ पे? पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पे पेश किया जाएगा? इसके ऊपर डिस्कशन कहाँ होगा? पार्लियामेंट और कोर्ट। ओके, पार्लियामेंट में होगा। तो आपने क्या रहा कि आप सपोज करो कि इसको हम लोग लेके जाएंगे कहाँ पे? पार्लियामेंट में। वहां पे इसके ऊपर आपने देखा क्लास 7th 8th में भी आपने पढ़ा कैसे एक बिल को एक्ट के रूप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग्स चलते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले गवर्नमेंट इसको पब्लिक के सामने, मतलब वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेगी, भाई देखिए हम लोग ये बिल लाना चाहते हैं और इस बिल में ये खासियत है। तो आपने तो उसका खासियत बताया। अब जो ऑपोजिशन टीम है, आपके पास अपोजिशन भी बैठी है, वो उसके डिमेरिट्स को बताएंगे। हो सकता है कि उसके जो डिमेरिट्स है उसमें कुछ मेरिट्स भी हो, और वो सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, बदलने चेंज करेंगे, उसमें अमेंडमेंट करेंगे, और उसके बाद हम लोग सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग तक उसको फाइनलाइज कर लेंगे। डन। इसके बाद जब लोकसभा से आपने फाइनलाइज कर लेता, वो किधर किधर कहा जाएगा, नेक्स्ट कहा जाएगा? लोकसभा के बाद वो किधर किधर जाने वाला है? फास्ट सर,
तो लगा दीजिएगा इसको, बस 2% इसको ऑफ करके ही लगा देंगे। ध्यान रहा भैया। तो लोकसभा में वो पास हो गया बिल। अब वो किधर की तरफ गया? राज्यसभा की तरफ गया। अब राज्यसभा में क्या होने जा रहा है? फिर वहां पे सेम प्रोसेस से गुजरना होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रीडिंग, वहां से पास होगा, तब उसके बाद वो कहां पे जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट का जैसे उसके ऊपर सिग्नेचर होगा वो बिल जो एक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आखिर पॉइंट है कि आखिर डिसीजंस टेकन कैसे? तो ऐसा ये नॉर्थ कोरिया का देश नहीं है कि यहाँ पे जो सोचा वो डिसीजन आपने ले लिया, नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये सऊदी अरब नहीं है। यहाँ पे डिसीजन लेने के पहले आपको मेजोरिटी दिखानी पड़ेगी, पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट, चोरी छिपे आपने कुछ कर लिया। हो सकता है कि some people do not carry the same idea which everybody has, जो सबके पास है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो जाते हैं। बट कंडीशन है कि अगर 100 पीपल से 100 में अगर 90 पीपल उसके सपोर्ट कर रहे हैं और 10 बंदे जो है उसके अगेंस्ट में खड़े हैं, तो बात किसकी होगी शिखर? आपने पहले ही देख लिया कि आपके देश की जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी की बात कर रही है। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है डेमो प्लस क्रेटस। डेमो का मतलब पीपल एंड क्रेसी, आपने पता ही है, पावर, पब्लिक का पावर। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि मेजोरिटी की सरकार। अब कहने का मतलब है कि सपोज करो कि 304 लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, सीट दिया और दे के उनको जिताया, देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो 545 में से 304 को माइनस कर दो, तो 300 को माइनस लगभग 230-35 लोग उनके अगेंस्ट में भी तो खड़े थे। 230-35 एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके अगेंस्ट में भी तो खड़े हैं। इसका मतलब उनको पीएम नहीं। तो कहने का मतलब है कि मेजोरिटी डिमेरिट। अब सारे के सारे लोग बेवकूफ तो हो नहीं सकते कि डिमेरिट को कैसे कोई वो कर देगा। अगर 90% लोग अगर किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, तो कहने का मतलब है वो मेरिट है या डिमेरिट है, कोई मतलब नहीं है। आपको उस बिल को लाना ही है, कोई फर्क नहीं है। बट ये कहाँ की बात की जा रही है? जहां पे बैलेंस इक्वल है। बट इमेजिन करो, छोटा सा एग्जांपल लगा था, कोई एक स्टेट ले लो, अपने बिहार को ले लो। अगर बिहार में 90% हिंदूज हैं, 10% सॉरी 80% हिंदूज हैं, 10% मुस्लिम्स हैं, 5% क्रिश्चियंस हैं, 4% सिख है, 1% जैन है, अलग अलग लोग हैं। तो इन दैट केस अगर इलेक्शन, देखो मैं श्रीलंका की घटना आप लोगों को बता देता हूँ, श्रीलंका की छोटी सी घटना मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान देना। श्रीलंका की घटना समझ लो। सपोज करो कि ये श्रीलंका है तुम्हारे। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग थे। ये तमिल वाले लोग थे इतने में, और इतने में सिंहाला। ये सिंहाला इसके पीपल है, ठीक है। अब कहने के मतलब है कि अगर जब भी इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में सरकार किसकी आएगी? अगर डेमोक्रेटिक इलेक्शन में करवा रहा हूँ तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में सरकार किसकी आएगी ये बता दो। सिंघाड़ा की तमिल, मतलब सिंघाड़ा यहाँ पे 74% है लगभग, और तमिल 18% है लगभग। सरकार किसकी आएगी ये बताओ? सिंघाड़ा की सरकार आएगी। अब सिंघाड़ा ने क्या किया कि 1956 में एक एक्ट लगा दिया जिसके वजह जो सिंघाड़ा लैंग्वेज था इसको उसने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया कि भाई जितने भी लोग जो भी लोग सिंघाड़ा लैंग्वेज जानते हैं उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, हायर एजुकेशन मिलेगा, या फिर अदर फैसिलिटी मिलेगी।
अब कहने का मतलब है कि देश तो डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहा है, मेजोरिटी, और ये 1956 में जब एक्ट लगाया तो ये सिनारा 74% लगे इसका सपोर्ट कर रही है, एकदम सही है, एकदम होना चाहिए। तो मेजोरिटी, डेमोक्रेसी का मतलब तो मेजोरिटी, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हो रहा है ये तमिल की बात। आप मेजोरिटी के आधार पे कोई गलत नियम कैसे किसी देश को थोप सकते हैं? तो तमिल वालों ने एलटी अपना ग्रुप बनाया और आज तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आज तक श्रीलंका जल रहा है। मैं चैट नहीं देखूंगा, जिसको बात करना, डिस्कशन करना, क्वेश्चन पूछे, आप अनम्यूट हुए, क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हो? मतलब मेरे गले में खड़ास है, फिर भी मैं गधे की तरह चिल्ला के आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग मेरे को, तो मैं भी यहाँ पे चैट में करके आंसर दे रहा हूँ जो भी क्वेश्चन पूछिए। तो शिखर, आपका जो पॉइंट था कि कहीं मेजोरिटी ने अगर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो माइनॉरिटी के लिए नुकसानदायक है, छोटा एग्जांपल अपने देश को फिर एक बार ले लो। सपोज करो कि 78% हमारे देश में हिंदूज हैं, 78% हिंदूज हैं। अगर हमारे देश की सरकार ने चाहा होता, अगर ऐसा श्रीलंका वाला पॉइंट देखा जाए तो मेजोरिटी को मुद्दा बना के वो लोग क्या करते हैं, जैसे मैं अभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है, आपकी राम मंदिर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई, किसने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया? पार्लियामेंट ने? नहीं, किसने किया? कोर्ट ने किया है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप मेजोरिटी की बात करोगे तो आपकी गवर्नमेंट, आपके देश में जो माइनॉरिटी में, उनके पास ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला हुआ है, वो वहां पे जाके अपने जस्टिस की बात कर सकते हैं, वहां पे उनको उनका राइट्स मिलेगा, उनको जस्टिस मिलेगा, जो कि सिन्हाला के पास नहीं था। तो ये पॉइंट है। और बोलो, और पॉइंट बोलिए। अब ऐसा तो होगा ही नहीं, बिकॉज सरकार अगर बनी है, छोटा एग्जांपल देखो, अगर सरकार बनी है तो जिसकी गवर्नमेंट बनी है उसको मेजोरिटी मिला है ना। जब उसको मेजोरिटी मिला है तो उसके ग्रुप के लोग जो है, जो बीजेपी के लोग हैं, वो बीजेपी का अपोज कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? और अगर आप अपोज करेंगे तो उनको पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बट अगर कभी ऐसा कुछ हुआ कि 545 टोटल सीट्स है और उसमें किसी मुद्दे के ऊपर बराबर बराबर 50-50 पॉइंट्स आ चुके हैं, तब वहां पे स्पीकर मौजूद है, स्पीकर के पास भी वोट है, वो जिसको देगा उस पार्टी की जीत हो जाएगी। तो खैर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट पड़ता नहीं है, होता नहीं है, बिकॉज कहने का मतलब है जिस पार्टी की सरकार चल रही, क्लियर है कि वो मेजोरिटी में रही है। तो अलग पॉइंट है। और टॉपिक बोलिए। शिखर, समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो ये है डिसीजन मेकिंग पॉलिसी हमारे देश की, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट है, अगम्य का पॉइंट है कि डिसीजन मेकर्स आके हमारे देश से कौन है। तो डिसीजन मेकर कौन होगा? डिसीजन मेकर वो होगा जिसको आपने यहाँ पे इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा है, जिसको लोकसभा में भेजा है, जिसको आपने अपना, सपोज छोटा सा एग्जांपल देख लो, हम लोग जो, आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे नो डाउट, तो जब क्रिकेट खेलते होंगे तो उसमें आप लोग एक अपने कैप्टन को चुनते होंगे, कैप्टन को चुनते होंगे एवरीबॉडी, एवरीबॉडी।
हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें कैप्टन को चुना जाता है। वो कैप्टन किसको चुनते हैं हम लोग? सबसे घटिया खेलता है, जो एकदम वेस्ट खेलता है, जिसको द पर्सन हु डजंट नो एबीसी अबाउट क्रिकेट, he will be elected as a captain for your team. Yes or no? तो आप किसको, whom you are going to elect? Excellent. जो सबसे बेस्ट लीड कर सकता है। तो आपने क्या देखा, अब जो बेस्ट लीड कर सकता है, हमने देखा कि भाई ये जो द बेस्ट है, इसको हमने अपना कैप्टन चुन लिया। आप बताओ डिसीजन मेकर कौन बनेगा? आप डिसीजन हो कि वो कैप्टन जो है वो डिसीजन कौन लेता? फाइनल डिसीजन टीम के अंदर, इनसाइड टीम, हु टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजंस? कैप्टन लेता। और कैप्टन कौन है? स्किल्ड है, ना कि इलिटरेट है। जैसा कि शुभम का स्टेटमेंट था कि किसी को भी एजुकेशनल मिनिस्टर बना दो, हेल्थ मिनिस्टर बना दो, दिस बना दो, दैट बना दो। तो कैप्टन अपने 11 प्लेयर्स को चुनते हो अपने टीम को जिताने के लिए, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा वेल क्वालिफाइड है, वेल टेक्निकल है, जो द बेस्ट है, हम लोग उसको अपना कैप्टन चुन रहे हैं। और नेशनल लेवल पे चले जाओ, अरे सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है? तेंदुलकर का नाम सुना है 10th फेब, आज गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। तो बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल्स हैं। देखो क्रिकेट अपने, वही मैंने बुक में इससे पहले वाले चैप्टर में दिखाया था कि बुक ने क्या किया था कि पॉलिटिकल लीडर्स को क्रिकेटर के साथ कंपेयर करा कि जब एक मतलब एक इलिटरेट आदमी एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, तो एक इलिटरेट आदमी देश का नेता क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं वो हेल्थ मिनिस्टर बन सकता? बुक में देखा दिया है ना, ये डिबेटियल टॉपिक था। शुभम, यस सर। पढ़े हो इसको? यस सर, पढ़ा। पढ़े हो तो क्या क्या कंक्लूजन क्या निकला? हम लोग को एकदम फ्री कर देना चाहिए क्या भाई, एकदम व्हाई नॉट डू? कर देना चाहिए था ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिकेट, अगर वो बंदा जो है एजुकेशन में जो भी फ्लॉप जो भी जहां भी है, अगर वो एक अच्छा क्रिकेटर बनता है, अगर वो क्रिकेट में फेल हुआ, पास हुआ, इससे केवल उसका करियर के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, याद रखना। अगर अच्छा नहीं किया तो आप रिटायरमेंट हो जाएंगे। अगर अच्छा खेलेंगे तो चलिए आप तो द बेस्ट है, आपके पास देश का भी नाम द बेस्ट होगा। बट जब हम पॉलिटिकल पॉइंट्स की भी बात करेंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम्स को हम लोग क्रिकेटर के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं? वहां पे एक बंदा अगर अच्छा खेलता है तो इससे उसको नहीं बेनिफिट मिलता, अच्छा नहीं खेलेगा तो उसको टीम से निकाल दिया जाएगा। बट पॉलिटिक्स की दुनिया में एक बंदे जो हमारा लीडर बन रहा है, वो लीडर केवल अपने लिए नहीं ना खेल रहा है, उससे पूरे देश का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, गलत डिसीजन लेगा तो आउट होकर चला जाएगा, उसमें गलत डिसीजन लेगा तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट 130 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर होगा। तो हम कैसे क्रिकेटर को पॉलिटिशियन के साथ कंपेयर, उस बुक ने पता नहीं कैसे कर दिया है। तो ये एक पॉइंट है। तो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से कैप्टन, अब देखो हु टेक्स ऑल द मेजर डिसीजंस, तो जैसे आप क्रिकेट के लिए कैप्टन को चुनते हो, ठीक है, आई विल आस्क। तो मैंने बताया क्या कि जिस तरीके से क्रिकेट को जीतने के लिए आप एक अच्छे कैप्टन को चुनते हो, इन द सेम वे कंट्री को ऑन द टॉप ले जाने के लिए एक अच्छे कैप्टन की जरूरत होती है। और वो कैप्टन को हम लोग चुनते हैं जिस तरीके से, उस तरीके को हम लोग इलेक्शन कहते हैं। तो इलेक्शन इज द सिलेक्शन ऑफ अ बेटर candidate who can lead our nations toward the development. Getting yes or no?
गेटिंग एवरीवन? ओके, तो ये सारे पॉइंट, उसमें से कुछ टॉपिक भी होंगे, टॉपिक पे भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर बुक्स आप सबके सामने रखे तो उस बुक में देखो, एनसीईआरटी बुक में और क्या क्या पॉइंट है उसके बाद डिस्कस करो। आप लोग जब सिविक्स पढ़ने के लिए आते हो ना, तो जानते हो क्या करो, पहले घर से एक बार रीड करके आओ, क्योंकि रीड करोगे तो ज्यादा क्वेश्चंस निकलेंगे। सिविक्स तुम्हारा हिस्ट्री नहीं है, सिविक्स तुम्हारा इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी नहीं है। सिविक्स एक ऐसा पॉइंट है कि जितना ज्यादा इसके ऊपर वर्कआउट करोगे उतने क्वेश्चंस निकलेंगे, उतना ज्यादा डिबेट। सिविक्स पे कंट्रोल आप डिबेट करके ही रख सकते हो। चलो ठीक है, अगला टॉपिक, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। वेरी गुड। देखो, इससे इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को मैं आपके स्कूल से कंपेयर कर देता हूँ, आपके स्कूल से अटैच करा देता हूँ, ठीक है? अगर मैं ध्यान देना, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों? तो इसको डायरेक्ट मैं आपके अपने टॉपिक पे ले चलूंगा कि नीड ऑफ प्रिंसिपल इनसाइड योर स्कूल। कौन बताएगा कि हमारे स्कूल के लिए प्रिंसिपल की जरूरत क्या क्या है? प्रिंसिपल की जरूरत, क्या बिना प्रिंसिपल का हमारा स्कूल रन नहीं कर सकता? सर, स्कूल के सिस्टम को बेटर फॉर्म में रन कराने के लिए। बेटर फॉर्म में रन कराने के लिए, तो चलो ठीक है, हमने क्या किया कि बेटर फॉर्म में रन कराने के लिए हमको प्रिंसिपल चाहिए। मैंने क्या किया, एक रिक्शा पुलर को रोक दिया, बोला भाई रुको रुको, रिक्शा चलाना बंद करो, चलो थोड़ा हमारे स्कूल में प्रिंसिपल बनना है। उसको मैंने जाके प्रिंसिपल के चेयर पर बैठा दिया। चलो अब तो ठीक है, अब तो सही तरीके से गवर्न होगा ना। मतलब प्रिंसिपल की जरूरत है, मतलब प्रिंसिपल किस तरीके का होना चाहिए? सर वेल एजुकेटेड। वेल एजुकेटेड मतलब 500। सर वेल डिसिप्लिन्ड। अच्छा, प्रिंसिपल डिसिप्लिन में रहे, ठीक है, स्टूडेंट डिसिप्लिन ब्रेकर हो जाए। ये क्वेश्चन शुभम ध्यान देना, मैंने आपको बोला क्या चीज की, अगर आपने बताया क्या चीज की कि जो प्रिंसिपल है वो वेल क्वालिफाइड चाहिए, फुल ऑफ डिसिप्लिन चाहिए, फुल ऑफ पॉजिटिव मैनर उसके अंदर होना चाहिए, दूर तक देखने की आई साइट उसके पास चाहिए, नए नए टेक्निकल आइडियाज उसके पास चाहिए, तब हम उसको प्रिंसिपल बनाते हैं। तो शुभम ये बताओ कि 400-500 स्टूडेंट अगर स्कूल में मौजूद है, तो उन 400-500 स्टूडेंटों के लिए, सुनो मेरे को पहले, ब्रॉड विजन, विजन कहाँ से आएगा जब सीजन ही नहीं रहेगा? विजन की बात करते हैं, विजन ही है, विजन ही है। तो ठंडी के टाइम में क्या करेगा, गेहूं उत्पादन कर लेगा, कितना भी बड़ा विजन है। राजस्थान में एप्पल का खेती कर लेगा, विजन है, बोलो तो विजन होगा, क्या होगा? उसके लिए कहा जाता है ना कि योर एबिलिटी इज वैल्यूलेस विदाउट एन अपॉर्चुनिटी। अगर मौके नहीं है तो आपकी जो एबिलिटी है उसका कोई वैल्यू नहीं है। खैर मेरे को इससे मतलब नहीं, मैं अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं। मैं क्या डिस्कस कर रहा था? हाँ, तो मैंने बताया कि 400-500 स्टूडेंट्स है, 400 and 500 स्टूडेंट्स आर जस्ट अवेलेबल इन अ स्कूल। सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 400-500 स्टूडेंट्स, वी नीड अ वेल क्वालिफाइड पर्संस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। उस पोस्ट के लिए मुझे क्वालिफाइड बंदा चाहिए। 400 आप रिक्शा पूलर को वहां का प्रिंसिपल नहीं बना सकते। तो फिर 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को वेल डेवलप कराने के लिए आप किस आधार पे बोल रहे हो कि किसी भी बंदे को ले जाके हम उस पॉइंट पे बैठा देंगे और उस ब्रॉड विजन होगा तो वो सब कुछ कर लेगा? ब्रॉड विजन पे क्या होता है? ब्रॉड विजन में तो अल्बर्ट आइंस्टीन थोड़ी ना बन जाएगा। सर क्योंकि सर एक प्रिंसिपल का मतलब काम होता है कि अपने स्कूल को अच्छे से गवर्न करे, और स्कूल का काम होता है स्टूडेंट्स को पढ़ाना, मतलब इंफॉर्मेशन देना। अगर प्रिंसिपल ही को नहीं पता होगा कुछ तो वो कैसे गवर्न करेगा? बट वही बात अगर हम लोग कंट्री की बात करें तो कंट्री में किसी को पढ़ाना नहीं होता है, कंट्री के को कंट्री में डेवलप पढ़ाना नहीं करना होता रहता है। है,
नो ओहो, सर, कंट्री कंट्री को में पढ़ाना नहीं डेवलप होता करना है? रहता है सर। तो कंट्री में डेवलप किसको कैसे पढ़ाना है? कराएगा रे भाई? अब इमेजिन करो, तुम क्या बता रहे कि कंट्री में क्या होता है, गवर्नमेंट को पब्लिक को पढ़ाना नहीं होता है, तो ये सर्व शिक्षा अभियान क्या है, तो बंद कर दे। वो तो सर उसमें ये मतलब यू क्या बोलते वांट हैं, टू से दैट education, there is no need of education for the development of a country, you want to say that, you want to say that the सर उसकी government is जनता नहीं को to educate the people is not the function of our government, you want to say that? है, क्यों नहीं है सर? मैंने ये बोला है कि कैंडिडेट को जरूरत नहीं है अगर जनता को पढ़ाने के लिए, उसको जाके नहीं पढ़ाना जनता को। तो खुद नहीं पढ़ा तो जनता को क्या पढ़ाएगा? क्यों सर? एक इलिटरेट पेरेंट्स अपने मतलब अपने क्या बोलते हैं, अपने चाइल्ड को नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं, हाँ तो उनके सर पास वही उस बात तरह हो के गया। भी अगर उनके पास मनी पावर है, उनके पास सारी सुविधाएं है, तो क्यों नहीं पढ़ाएगा वो अपने बच्चों को? तो उसको थोड़ी सर ना फोर्स वही करता यही है। बात वहां पे भी हो गया। अगर उसके जहाँ पे पास इतने सारे पैसा हो मतलब तो फैसिलिटी है, अगर उसके पास पावर है फंड करने के लिए स्कूल्स को, क्या तो क्यों नहीं करेगा? पढ़ाएगा? क्या कर लेगा तो वो? यही सर, वो क्यों नहीं पढ़ाएगा? तो तो कहने उसके का पास पॉइंट है कि सपोज करो कि एक इलिटरेट आदमी जो है, एक रिक्शा पुलर जो नहीं पढ़ा है, वो अपने बच्चे को आईएएस कैसे बनाएगा जब उसके पास कोई रिसोर्स ही नहीं है? अब तुम्हारा देश अगर बोलते भाई अमेरिका की तरह अगर वेल डेवलप होता और उस जगह पे होता ना कि करोड़ों के ऊपर अगर किसी गधे को भी बैठा दो तो वो भी करोड़पति कहलाना शुरू हो जाएगा, तो आपके पास तो ये भी पावर नहीं है और ये भी पावर नहीं है, तो क्या केवल ये पावर काम करेगा क्या वहां पे? सर तो किस पावर से? इनफॉर्मल, सर जो फॉर्मल एजुकेशन है तो उससे आपका कोई ब्रेन डेवलप थोड़ा ना हो जाता है। आपको उसके लिए मैच्योरिटी चाहिए, आपको उसके लिए आईक्यू चाहिए। तो लीडर लोग के पास आईक्यू जबरदस्त होता है। नहीं मतलब होता है ना इतना कि वो कैसे भी सिचुएशन को टैकल कर लें, अच्छा, लीडर तभी लोग तो के उस लेवल पास पे है वो। यस तो सर। किस तरह का सिचुएशन टैकल? जस्ट लाइक मतलब कुछ स्लो डाउन हो गया इकोनॉमी में। जब हम -24 पे चल रहे हैं तो कौन सा आईक्यू काम कर रहा है यहाँ पे? सर वो तो क्वार्टर का है, आपको ये इंफॉर्मेशन गलत मिला है कि पूरे ईयरली है, वो क्वार्टर का है। और सर जब लॉकडाउन लगेगा क्वार्टर का तो है होगा या ही फिर ना। हाफ का है, सर उससे क्या जान मतलब बचाना है? आपके लिए खराब है तो सर आपका सोच हो सकता है सर, लॉकडाउन लगा के किसी का जान बचा रहे हैं, ये खराब तो नहीं हो सकता है एटलीस्ट सर, नहीं, भले इकोनॉमी इकोनॉमी खराब, कितना भी अच्छा डाउन चलो गया। ठीक है, वेरी गुड, आई एम जस्ट सपोर्टिंग यू कि ये खराब नहीं हो रहा। चलो ठीक है, मैं उतना ज्यादा इस पे नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको फिर से अपने पॉइंट पे ले आ रहा हूँ, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो देखो, मैंने आपको बताया जिस तरीके से कि स्कूल को गवर्न करने के लिए प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस है, इन द सेम वे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट है आपके देश को बाइंड करने के लिए टुगेदर, आपके देश को वेल मेंटेन डायरेक्शन देने के लिए फॉर द डेवलपमेंट। आपके देश को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, देखो मैंने बताया था पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का मतलब पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले इसमें एंट्री कर जाएंगे। फिर से एक बार वही पॉइंट आ जाएगा, आप क्या बताएं कि पॉलिटिकल पार्टियां आ जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टियों की जरूरत क्यों? क्या है नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? अगर पॉलिटिकल पार्टियां ना रहे तो क्या आपका देश गवर्न नहीं किया जा सकता? अगर स्कूल में प्रिंसिपल ना रहे तो क्या वो स्कूल रन नहीं कर सकता? तो आपने देखा क्या इसकी नो पॉलिटिकल पार्टीज आर द स्पिरिट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री की स्पिरिट होती है। जैसे मैं सपोज करूं कि प्रिंसिपल को अगर हमने हटा दिया तो इन ए स्कूल ऑल द टीचर्स will be independent, सारे टीचर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, भैया ध्यान देना, and they will take care of their constituencies only, sorry, their subject and their classes only। वो टीचर क्या करेगा, अपने क्लास के प्रति ध्यान देगा, अपने बच्चों को देखेगा, काम खत्म है। अगर स्कूल मेरिट में जा रहा है, if that school is going into profit, then everybody will come forward to take its credit, but if the school will start to cover the directions toward health, then who will come to take its responsibility? इसका क्रेडिट कौन लेने आएगा? तो प्लस है तो सब है काम में, माइनस है तो nobody will come forward, सबके सब बैक फुट पे चले जाएंगे।
तो जिस तरीके से ये सिचुएशन यहाँ पे लगा है, सेम ये पॉइंट आप अपने, तो प्रिंसिपल का काम क्या है? प्रिंसिपल बाइंड्स ऑल द टीचर्स टुगेदर। सारे सपोज करो कि अगर प्रिंसिपल है तो कोई टीचर इंग्लिश वाला अगर मैथ को कर गया है, अब गलत पढ़ा रहा है, तुमको भी जाता है, हम गलत पढ़ा रहे हैं, हमको समझाते हो, तो कोई टीचर, कोई किसी को ऑर्डर नहीं कर सकता, कोई किसी को सजेशन, अपने अपने तरीके से वर्क करने की कोशिश करेंगे लोग, कोई 8 बजे आए, कोई 9 बजे आए, कोई 10 बजे आए, कोई टाइमिंग की मतलब नहीं है। बट अगर एक प्रिंसिपल है तो क्या करेगा? सबसे पहले प्रिंसिपल बाइंड्स ऑल द टीचर्स टुगेदर and work for the development of the students. Teachers takes all the decisions, all the major decisions of that school, पूरे decisions वो लेगा, that and all the teachers will have to follow all the instructions given by that principal. Yes कि no? Yes or no? तो सेम ये सिचुएशन आपके देश के साथ भी है कि अगर आपके कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टियों को हटा दिया जाए, रिमूव कर दो पॉलिटिकल पार्टियों को, क्या होगा? तो सबसे पहले ऑल द लीडर्स, जितने भी लीडर्स हैं, ऑल द लीडर्स सबके सब क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट, सब आजाद हो जाएंगे। सीएन गुप्ता छपरा को क्यों देगा? भाई हम छपरा के लोग हैं, हम छपरा को देखेंगे। वो बंदा दूसरे को सब अपने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखेगा। देन who will come forward to take the whole responsibility of the nation? पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के सामने कौन आएगा? Anyone? No one. Nobody will come. But a political party करती क्या है? A political party binds all the leaders together and work for the development. पॉलिटिकल पार्टियां जो होती है वो फेस बन जाती है एक देश की। वो नरेंद्र मोदी अगर इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड में कौन है? मोदी जी नहीं, पूरा हिंदुस्तान, 130 करोड़ की जनसंख्या वहां पे मौजूद है। तो सेम ये सिचुएशन, तो पॉलिटिकल पार्टी और क्या करेंगी? तो वो आपके देश के लिए सारे मेजर डिसीजन टेकर का काम करती हैं, सारे के सारे पॉइंट्स को वर्कआउट करती हैं। ये सब टॉपिक बताया गया था आपको, तो शायद मैंने बताया था। तो इसी के बाद एक और टॉपिक तुम्हारा आ जाता है कि रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टियों का रोल क्या है। कोई एनीबडी हैंड को रेज करो, कोई एक रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टियां करती क्या है? Yes, Anushka, you can. Subham गायब है आज, okay? Anushka, Sir, the continue. role of political parties is to take decision in a right manner and to bind all the leaders to work for the development of a nation. Okay. Okay, next. हो गया, finish. इतना जल्दी? शिखर, शिखर, अच्छा अगम्य, आप बताओ रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। विनायक, फराज, आयुष, अंशु, anyone? To make decisions and bind the people together. To takes all the decision and binds all the people together. Okay, और कोई? Anyone else? और कोई बताना चाहेगा? और कोई बताना चाहेगा? Anybody? तो देखो यहाँ पे रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ध्यान देना। देखो लिखोगे कैसे, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो फिर आपको वर्कआउट कैसे करने हैं। देखो सबके दिमाग में आंसर है, पॉलिटिकल पार्टी क्या करें, देश के लिए काम करें और क्या। बट कंडीशंस क्या है कि जब आप स्टूडेंट्स हैं और जब आप आंसर शीट पे लिखने जाते हो तो वहां पे थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो सकता है, थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से बदलाव करना पड़े। तो करना क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टी पहले लिखोगे क्या, पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग तरह के काम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तो पहले तो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में तो आना पड़ेगा ना,
तो पहला क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू कम इन पावर, पावर में आने की कोशिश करेंगे। तो भाई ये कि स्टूडेंट जो है ना, ये बार बार गायब हो जा रहा है, बार बार एंट्री कर जा रहा है, मेरे को इरिटेशन हो रहा है। सर मेरा आज बर्थडे है तो वही मतलब बर्थडे है आए शुभम हुए का? थी, मौसी तो केक काटती है उसका। अरे शुभम का बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी थैंक बर्थडे। यू सर। बताओ ये लड़का जो है वो बता नहीं रहा है, ठीक है, कि केक को खिलाना पड़ जाएगा सारे लोगों को। नो सर, केक का कमी नहीं है सर, सोशल डिस्टेंसिंग। सबने विश किया इनको, एवरीबॉडी 1 मिनट सब विश कर दो, हैप्पी बर्थडे एवरीबॉडी। हैप्पी बर्थडे शुभम। हैप्पी बर्थडे शुभम। थैंक यू, थैंक यू। Happy birthday, Shubham. Happy birthday, Subha. Happy birthday. थैंक यू। सब हैप्पी बर्थडे बोल दिया? हैप्पी बर्थडे सुनने के बाद केवल थैंक यू से काम चलाता है। सर कोचिंग खुलेगा तो सबको ट्रीट दे देंगे। इसीलिए बोल रहे कि आज गायब हो रहा है ये लड़का बार बार, तो पहुंचता होगा उधर कि मम्मी केक आ गया, मम्मी उधर गई, जब तक जाके उधर पे केक लेके कुछ। खैर चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे जाते हैं एक बार। नो नेवर, अरे याद रखना, याद दिलाते रहना उस बंदे को। तो देखिए मैंने आपको बोला फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले करा क्या चीज, फंक्शन में मैंने बोला कि सबसे पहले ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू कम इन पावर बाय कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस। इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करके सारी पॉलिटिकल पार्टियां चाहती कि पहले हम सत्ता में आए, उसके बाद ही तो कुछ कर पाएंगे। इसके लिए वो क्या करती है, दे प्रिपेयर देयर ओन मैनिफेस्टोज, वे सब अपने अपने मैनिफेस्टो तैयार करती है। मैनिफेस्टो क्या, मैंने बताया था शायद, मैनिफेस्टो क्या, एनीबॉडी कोई बताना चाहेगा मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? सर एक नोट होता है जिसमें वो वादे करते हैं अपने कि ये हम कर देंगे जीतने के बाद। ओके देखो मैनिफेस्टोस क्या है, तो मैनिफेस्टोस आर, सही बताया आपने कि प्रोमिसेस मेड बाय पॉलिटिकल लीडर विद वोटर ड्यूरिंग इलेक्शन। इलेक्शन के समय तो देखते हो ना 1947 से a bunch of promises made by political parties। 1947 से भैया स्लोगन चल रहा, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब वही के वही रह गया, पता नहीं किनकी गरीबी हटे। ये है खूबसूरती मल्टी पार्टी सिस्टम का। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा, कोई ऐसा व्यापार नहीं होगा, कोई ऐसा नौकरी नहीं होगी, कोई ऐसा सर्विस नहीं होगा, कोई ऐसा ट्रेड नहीं होगा जहाँ पे देखते देखते आप अरबपति बन जाओ। हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो, आज अरबपति हो, कल करोड़पति हो, परसों अरबपति हो, उसके बाद पता नहीं कितने कितने लेवल पे आप चलते चले जाओगे। ये है हमारे देश का मल्टी पार्टी सिस्टम। तो पहले उन लोगों ने मैनिफेस्टो तैयार किया, उसके बाद इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए वो लोग कैंपेनिंग करेंगे। भाई देखा था ना कैंपेनिंग, बिहार में तो कैंपेनिंग अभी चल ही रहा है, फायदा लास्ट खत्म हो चुका है, आज कल लास्ट था। तो आपने देखा कैंपेनिंग में बड़े बड़े दिग्गज आते हैं और एक दूसरे पे बौछार करते नहीं है, करप्शन के स्कैम अलग अलग हो जाए, अलग अलग तरह की गलत नीतियां हैं, ये वो दिस दैट सब चीजें होती है, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है। और ये हमारे देश का पॉलिटिक्स ऐसा कि इसमें जो जितना ज्यादा पब्लिक को बेवकूफ बना ले उतना ज्यादा उसको सीट मिल जाए। ये मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ। अब भैया अब कैंपेनिंग कर लिया उन लोगों ने, कैंपेनिंग करने के बाद क्या, अब जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलेगा वो क्या बनेगा, रूलिंग पार्टी बन जाएगा। रूलिंग पार्टी कौन बनेगा, कौन बनेगा रूलिंग पार्टी आपके स्टेट में? ओहो मिस्टेक,
अगम में आपकी तो चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। बिहार में चांसेस, खैर 10 तारीख तक वेट कर लो, क्या जरूरत है। जब देखते हैं 10 तारीख तक। आज कितना डेट हो गया, 6 या 7, 6 और 7 डेट हो गया, 6, अब 2-4 दिन और देख लो। तो द पार्टी विच गेट्स मैक्सिमम सीट, जिसको ज्यादा सीट मिलेगा रूलिंग पार्टी बनेगा। तो रूलिंग पार्टी का काम क्या है? काम क्या है? रूलिंग पार्टी का काम है भैया पब्लिक के साथ जो वादे किए हो वादे पे खड़े उतरो, पब्लिक के जो एक्सपेक्टेशन है उसको, एस्पिरेशन है उसको फुलफिल करो, नए नए प्रोग्राम स्कीम चलाओ, 5 केजी की जगह पे 10 केजी देना शुरू कर दो, रिजर्वेशन की व्यवस्था और अच्छे से कराओ। नौकरी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लोग 2% रिजर्वेशन से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं हमारे स्टेट में, गजब का हमारा भी आ रहा है। नहीं है कि हम लोग यहाँ पे 4% रिजर्वेशन के लिए लड़ते हैं, 4%, 4%, 4%। अभी देखो कोई पॉलिटिकल पार्टी का केवल बोल सिंपल सा पॉइंट कि मेरी सत्ता कराई, जैसे मैं देखो जेडयू 90 के दशक का पॉइंट बता रहा हूँ मैं, उसने केवल बोले कि मेरी सरकार अगर आएगी तो मैं SEBC 90 पहले की मैं बात कर रहा हूँ, शायद 87, 88 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस समय VP सिंह आपने देखा है, उन्होंने केवल बोला था कि अगर हमारी मंडल कमीशन आपने पढ़ा होगा, उसमें एक पॉइंट भी है कि अगर हमारी सरकार आती है तो भैया हम 27% रिजर्वेशन SEBC के लिए, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रोवाइड कराएंगे। 27% के लिए पूरे हिंदुस्तान में देश का प्रधानमंत्री बन गया था, ये पॉइंट है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लीडर कभी नौकरी वोकरी की बात भी नहीं करते हैं, उधर पब्लिक को फिर मतलब 2%, 1.5% रिजर्वेशन की बात करो, कहानी खत्म, ये लोग हम लोग इसी में जीत जाएंगे। तो ये है जो खैर जो भी है, तो रूलिंग पार्टियां ये सारे पॉइंट करेंगी। तो फिर ऑपोजिशन पार्टी की जरूरत क्या इन डेमोक्रेटिक कंट्री? ऑपोजिशन की जरूरत क्या है तो बताएगा एनीबॉडी? बर्थडे बॉय सर क्लेम एंड ब्लेम। क्लेम एंड ब्लेम मतलब उसका काम यही क्लेम ब्लेम करते रहोगे और क्या? तो फालतू का तुमको सैलरी क्यों देंगे? सर मतलब जनता को ऑप्शन देना, कंपटीशन देना, ऑप्शन देना, कैसा ऑप्शन? मतलब कि आप अगर ये अच्छा काम नहीं करेगा तो हम अच्छा काम करेंगे। अच्छा, अब तो यही करने के लिए अपोजिशन पार्टी वहां पे बैठा रहेगा और लाखों लाख सैलरी लेगा। एक अपोजिशन लीडर 12 लाख रुपए, 60 लाख तो उसका सैलरी हो गया। उसके बाद उसके मोबाइल पे खर्च, बीमारी पे खर्च, ये खर्च वो खर्च करके और जो मतलब 1 करोड़ उसके सैलरी हो गया, पूरा सेविंग है। तो एक बंदे पे अगर 1-1 करोड़ खर्च हो, जितना फालतू का अपोजिशन, तो फिर उसको रख दो कि तुम अपोजिशन मत रहो, तुम वेट करो, फिर अगले बार इलेक्शन में तो फिर करो, क्या दिक्कत है? तो 5 साल जिता के उसको पेमेंट 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं कि बैठने के लिए, तुम बैठे रहो, अगली बार अगर ये अच्छा काम नहीं करेंगे तो तुमको हम चुनेंगे। तो वो फिर फालतू का 1 करोड़ रुपए को अगर हम लेके चले हम, तो 1 करोड़ रुपए में कितने गरीबों की बिल्डिंग्स बन जाएंगे, या समझ सकते हो? 1 करोड़ अगर 10-10 लाख भी अगर एक आदमी को दिए जाए तो 5-5 लाख अगर एक आदमी को दे तो कितने लगभग 20 आदमियों का घर बिल्डिंग बन जाएंगे, 20 झुग्गी झोपड़ी जो खत्म हो जाएगी। तो पता है कितने अपोजिशनों को हम लोग इस तरह का सैलरी देते हैं। तो आपके देश में तो जितने झोपड़ियां दिखाई वो सब एफएम पे हट जाएंगे, सब बिल्डिंग में बदल जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। जब अपोजिशन को बैठा के केवल हम वर्क करा रहे हैं कि भाई देख रहे कि ये सही नहीं करेंगे तो तुमको चुनेंगे, तो तुम घर पे जाकर सो, अगर ये सही नहीं करते तो फिर इलेक्शन खड़े होकर देखा जाएगा, जीता जाएगा, हारा जाएगा। ये हो सकता है बर्थडे बॉय? नो सर। व्हाई? आगाम में मैंने गलत बोला? नो सर। तो शुभम तुमने नो सर क्यों बोला? सर मैं नो सर इससे बोला कि मतलब उन्हें ऐसे मतलब बैठा के सैलरी नहीं देनी चाहिए, आप जो बोले वो सही है। पहली बार मेरे बात में सैटिस्फाइड है।
पहली बात ये बंदा जो है वो भी सेटिस्फाइड इसलिए है कि उसको दिख रहा है केक की व्यवस्था, जल्दी जल्दी क्लास खत्म होगी, जल्दी जाए वहां पे पहुंचे हम लोग। बट याद रखना, सब याद रखना, ठीक है, जिस दिन ये बंदा मिलता है ऑफलाइन होने दो। तो यहाँ पे शिखर ने एक आंसर दिया है कि वर्क एज ए वॉच डॉग। मैं नहीं समझ पाया, शिखर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो ब्रीफली, इसको और थोड़ा अपने तरीके से एक्सप्लेन करके ले जाओ। वॉच डॉग का काम करना मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक्सप्लेन इट। शिखर, शिखर, एनीवन? ऑपोजिशन का रोल, एनीबॉडी? अंशु, यू कांट ओपन माइक, क्यों भाई? तो देखो, ओपोजिशन पार्टी का मैं रोल आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। ओपोजिशन का काम क्या है? पहला रोल ओपोजिशन का, तो आपने सही लिखा है कि ओपोजिशन पार्टी प्ले द रोल ऑफ वॉचडॉग इन अ कंट्री, ठीक है। प्लस ओपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज रूलिंग पार्टी फॉर इट्स फेलियर इन एनी प्रोग्राम एंड स्कीम्स। Opposition parties act like a stairs, सीढ़ी के रूप में काम करते हैं, जिन सीढ़ियों पे चल के कॉमन पीपल के मुद्दे जो है वो रूलिंग पार्टी तक पहुंचते हैं। Opposition parties play the role of mediator between the common issues, between the issues of common people and the government. Getting yes or no? Very important role opposition party play in a democratic country. इमेजिन करो, छोटा एग्जांपल देख लो, सपोज करो कि जो रूलिंग पार्टी है उसने क्या करा कि हमारे देश की गवर्नमेंट के, तब तो मीडिया पे भी देख लो, मीडिया भी बटी हुई है, ये उनकी मीडिया है, ये इनकी मीडिया है, ये उनकी मीडिया। देखो तो शुभम उस समय बता रहा था कि मीडिया है ना, पर मीडिया पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। देखो तो अर्नब गोस्वामी जेल के अंदर चले गए बेचारे। अब बोलो कि फिर वो गलत हो सकता है, चलो ठीक है, अगर वो गलत है तो जी न्यूज वाले या फिर दूसरे एडिटर, दूसरे न्यूज चैनल वाले भी उनका सपोर्ट करने लगे, मतलब वो गलत नहीं है। तो अगर वो गलत है तो गवर्नमेंट गलत है, अगर गवर्नमेंट गलत है तो वो, जैसा कि मीडिया इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, हमारे देश में 3 चीजें इंडिपेंडेंट है, जिसमें जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है और तुम्हारा मीडिया है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट गलत है, गवर्नमेंट को वहां पे डिसमिस करिए, वहां पे हटाइए, प्रेसिडेंशियल रूल लगाइए, कुछ ना कुछ तो गलत सही चल रहा है आपके देश के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे है जो एक एक करके डिस्कशन करने हैं और वर्कआउट करते रहना है। और कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क टिल नाउ, अभी तक जो हम लोगों ने वर्क किया इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पूछने हैं? क्वेश्चन पूछना है आप लोग को? स्टूडेंट, एनीवन? कोई डाउट? यस तो नो, यहाँ पे चैट में करो। शुभम, आप अपने को अनम्यूट कर रहे हो? यस सर, क्या? नहीं, चलो ठीक है, अनम्यूट तो हो ही जा रहा है। मैंने बोला कोई डाउट है आप लोग, कुछ क्वेश्चन पूछना? नो सर। शुभम को क्वेश्चन पूछना है। और अंशु, अनुष्का, आयुष, no one, nobody wants to ask any question? Can we say have a good day? So enjoy your birthday, Shubham, but don't forget your friends together with me when we will meet together.
offline, then we can hope for a grand party. गम में अब ब्रश करके बनाना पड़ेगा. ओके चलो ठीक है, ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक.